बदनाम भी होंगे तो क्या नाम न होगा। अब यह मुहावरा पुराना पड़ चुका है। अब नया मुहावरा है, बदनाम भी होंगे तो क्या माल न मिलेगा। यह बात भ्रष्टाचारियों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई और अभिषेक मनु सिंघवी कपिल सिब्बल की कमाई साबित हो गया है। केजरीवाल को लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी या फिर कपिल सिब्बल कुछ भी फैसला करा सकते हैं, न्यायपालिका इनकी मुट्ठी में है। लेकिन अब ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट 4 पूर्व न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 17 पूर्व न्यायाधीशों सहित कुल 21 पूर्व न्यायाधीशों ने देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इसमें पूर्व न्यायाधीशों ने कुछ गुटों द्वारा न्यायपालिका को कमजोर करने और न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने का आरोप लगाते हुए चिंता जताई है। इससे पहले 28 मार्च 2024 को देश के 600 से अधिक वकीलों ने CJI को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर उठते सवाल को देखते हुए वो चिंता जताई थी। इन वकीलों के पत्र सामने आने के बाद PM मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, दूसरों को डराना, धमकाना और दबाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात की थी। वो बेशर्मी से दूसरों से तो प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन खुद राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतवासी उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा न्यायपालिका में अपनी चलाने की कोशिश में लगे रहने वाले कांग्रेस समर्थित वकीलों के गिरोह की तरफ थी। CJI को लिखे पत्र में 21 पूर्व न्यायाधीशों ने लिखा, हम कुछ गुटों द्वारा दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से जानबूझकर न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर हम अपनी साझा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित ये तत्व प्रयास कर रहे हैं हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो। पूर्व जजों ने आगे लिखा, हम गलत सूचना फैलाने की रणनीति और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काने को लेकर चिंतित है। यह न केवल अनैतिक है बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए भी हानिकारक है। उन न्यायिक निर्णयों की चयनात्मक रूप से प्रशंसा करने की प्रथा है जो किसी के विचारों से मेल खाते हैं, जबकि उन लोगों की तीखी आलोचना की जाती है जो न्यायिक समीक्षा और कानून के शासन के सार को कमजोर नहीं करते। पूर्व जजों ने पत्र में आगे लिखा कि इस तरह की गतिविधियों से न केवल न्यायपालिका की शुचिता का असम्मान होता है बल्कि जजों की निष्पक्षता के सिद्धांतों के सामने चुनौतियां भी खड़ी हो जाती है। इन समूहों द्वारा अपनाई जा रही योजना काफी परेशान करने वाली भी है, जो न्यायपालिका की छवि धूमिल करने के लिए आधारहीन सिद्धांत गढ़ती है और अदालती फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। पत्र में आगे कहा गया, हम न्यायपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इसकी गरिमा एवं निष्पक्षता बचाए रखने के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण समय में आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व न्याय एवं समानता के स्तंभ के तौर पर न्यायपालिका की सुरक्षा करेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। क्या से क्या हो गए केजरीवाल। ट्रायल कोर्ट ने कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट आज गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निकल लो भाऊ, 29 अप्रैल से पहले मत आना। सिंघवी, मैं आपके सामने कुछ चौंकाने वाला फैक्ट रखना चाहता हूं। मिलोड, अभी चौंकने की मूड में नहीं हूं, खुद ही चौंको। सिंघवी, फ्राइडे का डेट दे दीजिए। मिलोड, भक बे, हमको फ्राइडे को भी नहीं चौंकना। सिंघवी, प्लीज। मिलोड, 29 अप्रैल से पहले नहीं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और अगले 29 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहने का आदेश दिया है। अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि केजरीवाल दोषी है कि नहीं, पर एक धक्का तो लगा ही है। तारीफ की बात है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मांग रहे थे,
बल्कि समूचे मुकदमे को खत्म करने की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी आधार पर सही माना था, जिसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया जाए। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले की तारीख की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है। उन्होंने कहा यह एक असामान्य मामला है, इसमें 15 बयान गवाहों के हैं और 10 एक ही व्यक्ति के हैं, यह एक बयान बन जाता है। हालांकि सिंघवी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा 16 मार्च को गिरफ्तारी का समय बहुत पहले मामला दर्ज होने के बाद का है। पहले दौर का मतदान 19 अप्रैल को है। इस पर पीठ ने कहा हम तथ्यों को जानते हैं और हमने कागजी किताबों का अध्ययन किया है। हमारे द्वारा नोटिस जारी करने के बाद आपको बहस नहीं करनी चाहिए। शीर्ष अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका तब दायर की गई थी जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने राय दी थी कि इस घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता दिखाने के लिए सबूत है। हाईकोर्ट ने कहा था कि रिश्वत के रूप में प्राप्त धन का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया था। वहीं केजरीवाल से सोमवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद संदीप पाठक ने बताया जेल में केजरीवाल से मुलाकात कर भगवंत मान के आंसू निकल आए। भगवंत मान ने आगे बताया कि उनकी केजरीवाल से मुलाकात बिल्कुल आतंकियों की तरह कराई गई। भगवंत मान ने आगे कहा कि जो सुविधाएं किसी हार्डकोर क्रिमिनल को दी जाती है वह भी अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जा रही। उन्होंने आगे बताया कि उनकी बात केजरीवाल से शीशे के पार फोन पर कराई गई, जिसने बीजेपी की राजनीति खत्म की। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। भगवंत मान ने आगे कहा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तब आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने जनता के बीच जाना तेज कर दिया है। राहुल गांधी इस बार भी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से चुनावी मैदान में हैं। आज राहुल गांधी का वायनाड दौरा था। इससे पहले वे तमिलनाडु के नीलगिरी में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे, लेकिन तभी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच करना शुरू कर दी। यह हेलीकॉप्टर राहुल को लेकर वायनाड जा रहा था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि नीलगिरी में उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली, जहां चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाश ली। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की छानबीन की है। इस तलाशी के बाद डरे सहमे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है, हमें कोई ऐतराज नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच की जाए, सबको समान तरीके से ट्रीट किया जाए। इस छानबीन के बारे में और डिटेल अभी सामने नहीं आई है। इससे पहले राहुल ने यहां नीलगिरी कॉलेज में आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स और चाय बागान के वर्कर्स से मुलाकात की। तमिलनाडु के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग हर बार मुझे जो प्यार और अपनापन देते हैं उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वायनाड का हर एक शख्स मेरा परिवार है। हेलीकॉप्टरों की पड़ताल के बारे में कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के मामले में हुआ था। चुनाव से पहले ईसीआई द्वारा सभी डीएम और एमपी को हवाई क्षेत्रों हेलीपैडों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया था। इस तरह की तलाशी पूरे देश में सार्वजनिक और निजी दोनों हवाई क्षेत्रों में हो रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई मार्ग के जरिए प्रलोभन न दिया जाए। समीक्षा के दौरान आयोग ने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि परिवहन के सभी साधनों पर बहुआयामी निगरानी होगी। सड़क परिवहन के लिए चेक पोस्ट
चेकपोस्ट और नाका, तटीय मार्गों के लिए तटरक्षक और डीएम और एसपी के साथ साथ हवाई मार्गों के लिए एजेंसियों के साथ साथ हेलीकॉप्टरों और गैर निर्धारित उड़ानों की जांच भी होगी। कांग्रेस नेता गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करके और एक बड़ा रोड शो करके इस महीने की शुरुआत में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू किया था। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में 4,31,770 मतों के रिकॉर्ड अंतर से वायनाड में जीत हासिल की थी। केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,120 वोटों के अंतर से हराया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रिय कन्हैया कुमार नारा लगवा रहे थे और मोदी को मां की गाली दिला रहे थे। सर, मोदी को आपने जनरल कायर कह दिया, अभी तोता ज्योतिषी बता दिया, रावण कह दिया, मोदी माता। आपने इशारों में कहा कि ऐसे अगर वो भविष्य है तो अमिता और लक्षणा में ही बात की जाती है। भैया जिंदाबाद। और आज कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वे बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोकने वाले हैं। अब कन्हैया कुमार, जो पिछले काफी सालों से बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे थे, एक बार फिर राजधानी दिल्ली में उनकी वापसी हुई है। वहीं बिलासपुर के भदोरा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की आम सभा के बाद नारे के अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान भी कर ली है। आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी होने वाली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इस गाली वाले अंश का वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, घिनौनी कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नेता के समक्ष प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई और वहां मौजूद कांग्रेसियों ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। देश देख रहा है कि कैसे यह मानसिक तौर पर दिवालिया पार्टी महिलाओं के प्रति अपनी सोच प्रदर्शित कर रही है। मामले में बीजेपी ने पुलिस को लिखित शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर कर आगे की कार्रवाई की है। दरअसल पीएम मोदी को गाली देने का वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया में एक्स पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए थे और पुलिस को शिकायत दी थी। बिलासपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के चुनाव प्रचार के दौरान मस्तूरी विधानसभा के भदोरा में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के समर्थन में शनिवार को कन्हैया कुमार की सभा थी। कन्हैया कुमार सभा के बाद जब पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, तब ही पत्रकारों की तरफ से पीछे खड़े किसी युवक ने नारे के अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे दी। यह वाकया पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गया। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रभारी नियुक्त किया था। एनएसयूआई कांग्रेस की छात्र शाखा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 9 अप्रैल 1971 को एनएसयूआई की नींव रखी थी। केरल छात्र संघ और पश्चिमी बंगाल राज्य छात्र परिषद का विलय करके इसे बनाया गया था। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा असुरक्षा के कारण बेगूसराय से उनकी उम्मीदवारी के विरोध के बारे में पूछे जाने पर कन्हैया कुमार ने कहा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं कि जिनके पिताजी माताजी मुख्यमंत्री रहे हो। कुछ महीने पहले तक वे खुद उप मुख्यमंत्री थे। वे हमसे डर जाएंगे। उनको देश के वर्तमान शासन और परिस्थिति से डरने की जरूरत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने हरियाणा और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के लिए सीट छोड़ा है। पंजाब में दोनों ही दलों के बीच गठबंधन नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को भारत माता से इतनी नफरत क्यों है कि कांग्रेस विधायक को भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे से आज्ञा मांगने की जरूरत पड़ गई। कर्नाटक के कलबुर्गी, पूर्व नाम गुलबर्गा में कांग्रेस पार्टी की सभा हो रही थी। इसमें अथाबी के विधायक लक्ष्मण सावदी ने कहा कि खड़गे जी, बुरा न माने तो मैं भारत माता की जय का नारा लगाना चाहता हूं। यह कहते हुए उन्होंने सामने खड़ी जनता से कहा कि मैं कहूंगा भारत माता की और आप लोग कहना जय। इस पर संकोचवश खड़गे जी कुछ कह तो नहीं सके, क्योंकि बात सार्वजनिक मंच की थी, पर मन ही मन कूद जरूर गए होंगे। दरअसल राज्य के कलबुर्गी में आयोजित जनसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा में शामिल हुए थे। इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित कर रहे एक कांग्रेस विधायक ने खड़गे से भारत माता की जय का नारा लगाने की परमिशन मांगते हुए दिखाई दिए। इस वाक्य के सामने आने के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी लीक हो गया है, जिसे लेकर लोग कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। राज्य के अथानी से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सावदी कलबुर्गी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि खड़गे साहब इसे गलत नहीं समझेंगे। मैं भारत माता की जय कहूंगा और आप सभी को मेरे पीछे कसकर इसे दोहराना होगा। इस वाक्य के सामने आते ही बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने इसे शर्मनाक बताया है। उनका कहना है कि यह कांग्रेस के अंदर चल रहे सांस्कृतिक विभाजन का असली चेहरा है। विजेंद्र ने कांग्रेस को देशभक्ति और भारत माता को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि देशभक्ति और भारत माता के प्रति प्रशंसा का ढोंग करने वाली कांग्रेस को अपने अंदर खाने अपराध बोध और स्पष्टीकरण से जूझ रही है। विजेंद्र ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी आदर्शों के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, यह जानना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है कि लक्ष्मण सावदी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंच पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खुले तौर पर भारत माता की जय का नारा लगाने से हिचकिचाते हैं। क्या यह बहुत दयनीय और खतरनाक नहीं है? अपनी देशभक्ति व्यक्त करते और भारत माता की प्रशंसा करने की कोशिश करने वाला एक कांग्रेस नेता दोषी महसूस करता है, इसलिए वह पार्टी प्रमुख को नारा लगाने के बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता है। इसके बाद विजेंद्र ने आगे कहा, आज की घटना इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस की देशभक्ति साबित करने की सावदी की कोशिश एक बहुत ही निरर्थक प्रयास है। मैं इस मामले में भाजपा से कांग्रेस की तुलना नहीं की जा सकती। भाजपा ने देशभक्ति के सिद्धांतों का आत्मसात कर लिया है। इस घटना को लेकर न केवल बीजेपी बल्कि कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने भी इसे दयनीय निंदनीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक की हिचकिचाहट प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले की वकालत करने से पैदा हुई है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।